उसके बाद कर लेते हैं। ओके। ये आपका स्लाइड है। ओके। स्क्रीन आ रही है आप लोगों के सामने? नो सर। नहीं आ रही है? एक मिनट, हाँ, दोबारा मैं शेयर कर रहा हूँ। ओके, अच्छा, ये वाला है हमारा, ठीक है। अब आ रही है स्क्रीन? यस सर। ओके। तो आप लोग जो बाकी अपने आप पढ़ रहे हो इस दौरान जो हमारी क्लास होती है, तो बाकी चैप्टर आप लोग कर रहे हो ना? 12th के चैप्टर होंगे आपके, और 11th के जो रिमेनिंग शुरू के चैप्टर हैं वो आप लोग बाकी टाइम पढ़ सकते हो। और जब हम लोग क्लास कर रहे हैं तो, क्योंकि आप लोगों ने बोला था 11th के लास्ट के 4-5 चैप्टर हमें पढ़ने हैं, तो बाकी आप साथ साथ करते रहो अपने जो 12th के चैप्टर हैं आप लोगों के, और 11th के भी जो बाकी शुरू के चैप्टर हैं आपके, काइनेमेटिक्स, न्यूटन लॉ, वर्क एनर्जी, पावर, रोटेशन। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ये करते हैं, साथ साथ आपका खत्म होता जाएगा फिर। चलिए आगे मूव करते हैं अब। लास्ट टाइम ने आर्किमिडीज प्रिंसिपल देख लिया था, तो यहाँ पे तो केवल एक लाइन है ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और इसकी पूरी कहानी हमने पिछली बार डिस्कस कर ली थी। ओके, अब आगे मूव करते हैं। फ्लूइड जब आपका मूव करता है तो उस टाइम पे फ्लूइड डायनामिक्स जो है उसमें कुछ हमारे लॉज हैं। तो एक प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है हमारा, कि जो मास होता है एक क्रॉस सेक्शन एरिया से या किसी पाइप में, जितना एंटर करेगा उतना ही लीव करेगा। तो हमारा मास जो है सेम रहता है। तो हम लिखते हैं ρ1 A1 V1। अगर आप मास पर यूनिट टाइम निकालोगे तो वो ρ A1 V1 आएगा, वो आपका सेम होगा। अब आप क्योंकि फ्लूइड को इनकम्प्रेसिबल मानते हैं तो हमारा रो कांस्टेंट हो जाता है, तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2 आ जाता है, विच इज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है। फिर है रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, तो उसको हम बोलते हैं dV/dt, वो हमारा AV आता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड हमारा AV है, एक्चुअली dQ/dt ही है, dV/dt जो है वही हमारा AV है। उसके बाद आप लोगों ने इसमें जो है बर्नौलीज थ्योरम ड्राइव की थी। तो बर्नौलीज थ्योरम आपकी जो है 3 एनर्जी पे बेस्ड है, काइनेटिक, पोटेंशियल और प्रेशर एनर्जी। तो तीनों का सम जो है वो कांस्टेंट होता है। अगर कोई वहाँ पे लॉस ना हो रहा हो तो वी राइट दैट प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट। अब इसको लिखने के कई सारे तरीके हैं। तो अगर हम लिखें P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, दिस इज कांस्टेंट। या फिर हम लिख सकते हैं P/ρg। अगर हम इसको ρg से डिवाइड कर दें पूरे इक्वेशन को, v²/2g, ये इक्वेशन हमारी आती थी, प्लस h इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे जो P/ρg और v²/2g और h आ रहे हैं, तीनों की डायमेंशन जो है लेंथ की आती है या मीटर की आती है। तो इन्हें हम बोलते हैं हेड, प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड पोटेंशियल हेड। तो तीनों हेड का जो सम होता है दैट इज अ कांस्टेंट। ये हमारी बर्नौलीज थ्योरम है। बर्नौलीज थ्योरम पे बेस्ड फिर कई सारी चीजें हैं, जैसे वेंचुरी मीटर है। तो वेंचुरी मीटर में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है वो अगर हमें निकालना है तो इक्वेशन यूज कर सकते हैं, या फिर हम बर्नौलीज थ्योरम से भी ड्राइव करके निकाल सकते हैं। हम वेलोसिटी हमें पता होगी एक पॉइंट की, दूसरे पॉइंट की हमें वेलोसिटी निकालनी होगी, और वहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया पता होगा। तो फ्लो ऑफ द लिक्विड होगा एरिया इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी हम लोग बर्नौलीज थ्योरम यूज करके निकाल सकते हैं, राइट। थर्ड थिंग, वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ इफ्लक्स, ये भी बर्नौलीज थ्योरम से ड्राइव होके आता है।
तो स्पीड ऑफ इफ्लक्स जो आपकी आती है वो √2gh आती है सिंपल केस में। h हमारा जो है टॉप से बॉटम तक की माने होल तक की दूरी है, डेप्थ है। जितना डेप्थ पे आप होल बनाओगे उतनी वेलोसिटी आपकी ज़्यादा आएगी। दिस इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स एंड दिस इज टॉर्टोलिस थ्योरम। तो ये जो ड्राइव हुई थी ये बर्नौलीज थ्योरम से ही ड्राइव हुई है, उसका यूज़ करके निकाली गई है। तो यहाँ पे 2gh आ रहा है। अगर मान लो यहाँ पे लिक्विड डिफरेंट डेंसिटी के भरे हुए हों, ρ1 ρ2 के, तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि बर्नौलीज थ्योरम वहाँ पे फिर डिफरेंट तरीके से लगेगी। दिस इक्वेशन इज वैलिड ओनली व्हेन लिक्विड अबव द होल इज ऑफ सेम काइंड, तब हम इस इक्वेशन को लगा सकते हैं। अगर आप रेंज निकालेंगे इसकी, तो रेंज आप निकाल सकते हो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगा के, क्योंकि वेलोसिटी आपको पता है, हाइट पता है। तो कई बार रेंज पूछ लेता है, जो आपकी जो यहाँ से वाटर की जेट निकलेगी उसकी रेंज क्या आएगी, तो वो हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें सारे फॉर्मूले पता हैं। और इसमें जो रेंज मैक्सिमम आती है वो कितनी हाइट पे आती है, ये कितनी डेप्थ पे आती है, जल्दी बताओ। मैक्सिमम रेंज कितनी डेप्थ पे आती है? अगर कंटेनर में h वॉल्यूम तक का लिक्विड भरा हुआ है तो मैक्सिमम डेप्थ कितनी उस पे आएगी, मैक्सिमम रेंज? h/2 पे आती है सर। h/2 पे आती है, ठीक है। तो h/2 पे हमारी रेंज मैक्सिमम आएगी। जब ये जेट आगे जाएगा तो वेसल पे फोर्स लगाएगा पीछे। अगर वो निकालना होगा हमें तो कैसे निकालोगे? न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा है ना आपने, F = d/dt ऑफ mv। तो वेरिएबल मास के जो आपने क्वेश्चन किए होंगे यहाँ पे वेरिएबल मास वाला केस आ जाएगा, यानी यू विल राइट F = v dm/dt। भाई F = रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, तो अगर मास कांस्टेंट होता है तो आप मास को बाहर ले आते हो तो dv/dt, तो F = ma आता है। इस केस में क्या होगा, वेलोसिटी को कांस्टेंट मान लेंगे, मास वेरिएबल हो जाएगा, तो v dm/dt आ जाएगा। दैट विल बी द फोर्स ऑन द वेसल। और dm/dt आप कैसे निकालोगे? आपको पता है जो वॉल्यूम फ्लो होगा पर यूनिट टाइम वो a/v होता है, तो अगर उसको रो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वहां से आपका रेट ऑफ मास कमिंग आउट, मास ऑफ लिक्विड कमिंग आउट आ जाएगा। उससे फिर हम वेसल पे फोर्स भी निकाल सकते हैं कि वेसल पे बैक डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा या उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। अगर उसके मास से डिवाइड कर दोगे तो एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। एंड दिस फोर्स विल कीप ऑन चेंजिंग, क्योंकि जैसे जैसे आपकी हाइट घटती जाएगी तो वेलोसिटी भी घटती जाएगी, तो फोर्स भी घटता जाएगा। अगर हम टैंक को एम्प्टी करने का टाइम निकालें, तो वो ये आता है a/8 √2h/g। तो इसमें जो मेन है वो ये पूछता है कि टाइम इज प्रोपोर्शनल टू √2h। टाइम जो है प्रोपोर्शनल टू √h है खाली करने का, तो वहां से हम लोग जो है टाइम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है आपसे कि कंटेनर को खाली करने में कितना टाइम लगेगा, तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये तो हमने पिछली बार कर लिया था, ये क्या खुल गया? एक क्वेश्चन कर लेते हैं। A rectangular vessel full of water takes 10 minutes to get emptied. How much time will it take when it is half filled?
How much time will it take when it is half filled? (10/√2). अप्रोक्सीमेटली कितना मिनट आएगा ये? (7.1). अप्रोक्सीमेटली 7 मिनट्स. ओके, बाकी लोग निकाल पाए? यस, बाकी लोगों ने निकाला? यस. ओके, 7 मिनट आया. रूट टेस्ट से प्रोपोर्शनल किया होगा आप लोगों ने टाइम को, तो 7 मिनट आ गया. ठीक है, तो आपका जो टी था पूरे के लिए वो रूट एच होगा, तो प्रोपोर्शनल टू रूट एच है ये. तो T1 जो है 10 मिनट प्रोपोर्शनल टू एच के है, और टी जो है प्रोपोर्शनल टू h/2 के है. तो यहाँ से हमने निकाल लिया होगा. अब जो है इसमें अगर ऐसे पूछता मान लो कि फुल से हाफ करने में कितना टाइम लगेगा, तो क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं उसे, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है टी जो पूरे एम्प्टी करने का टाइम ये होता है. तो अगर हाफ होता तो एम्प्टी करने का टाइम आपका 3 मिनट आता. सॉरी, अभी आपने क्या बोला, ये 7 मिनट आया आपका ना, तो ये वाला टाइम आपका 3 मिनट आता, क्योंकि पूरे का टाइम 10 मिनट आ रहा था. तो अगर मान लो उसने ऐसे बोल दिया कि मेरे को एक पर्टिकुलर हाइट से दूसरी हाइट तक जाना है, मुझे 10, मान लो इनिशियली जो है h है और h से h/2 जाना है या h/4 जाना है, कितना टाइम लगेगा, तो वो आप ऐसे निकाल सकते हो. ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले का आगे भी यूज कर सकते हैं अगर थोड़ा सा और सोचें तो. करेक्ट? Yes, sir. ओके, बर्नौलीज थ्योरम पे भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं. या पहले इसी पे एक बेस कर लेते हैं क्वेश्चन. और एक सिलेंड्रिकल वेसल है, सिलेंड्रिकल वेसल, हाइट 500 mm, हैज एन ऑरिफिस ऑफ वेरी स्मॉल साइज एट द बॉटम. तो इसमें स्मॉल साइज मानते ही ऑलरेडी, जो हम डेरिवेशन करते हैं इसका, तो उसने भी दिया हुआ है. अब कह रहा है नाउ द टॉप इज कंप्लीटली सील्ड. टॉप इज सील्ड विद अ कैप. आपने एक कैप लगा दी उस पर और आपने उसे सील कर दिया. एंड ऑरिफिस एट द बॉटम इज ओपनड. ऑरिफिस को खोला. Some water come out from the orifice and water level become steady at a height of, water level become steady at a height of 200 millimeter. Okay, can I find the fall in height due to opening of orifice. यानी इसका मतलब क्या हुआ कि सिलेंडर पहले पूरा भरा हुआ नहीं रहा होगा, नहीं तो फिर तो आपका आंसर डायरेक्ट ही आ जाता, फिर तो आपका आंसर 300 आ जाता सीधा ही. तो ये हमें बताना है. क्वेश्चन क्लियर है सबको?
क्वेश्चन क्लियर है सब लोगों को? पता चल रहा है क्या करना है? चलो करो फिर। कर रहे हो सब लोग? सर नहीं आया सर। ये क्या ट्राई कर रहे हो? सर डिफरेंस इन हाइट मतलब √2g(h2 - h2 h1 = ½ ρv², पहले ये तो लिखा। हम्म। सर फिर नेक्स्ट की इक्वेशन क्या बना है समझ नहीं आ रहा। ओके। ओके, बाकी लोग क्या ट्राई कर रहे हैं? बाकी लोग क्या ट्राई कर रहे हैं? बाकी लोग ने किया कुछ? इसको सोचना है, हमें क्वेश्चन करने से मतलब नहीं है ना, हमें तो कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है। क्वेश्चन तो हो जाएगा। क्या क्या कॉन्सेप्ट को समझ में आ रहा है ये देखना है हमें। क्वेश्चन तो डिफरेंट आएगा पेपर में।
मैंने हम क्या क्या इस क्वेश्चन से क्या क्या चीज़ें समझ में आ रही है। पहले 500 था यहाँ पे और बाद में ये 200, इस पे आके ये रुक गया। ऐसे क्यों रुका ये पानी आना बाहर, अब क्यों नहीं आ रहा बाहर पानी इससे? सर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा ना, जो नीचे लग रहा होगा उस पे। यहाँ पे प्रेशर पी नॉट हो जाएगा। ओके, ये बोल लो। यस सर। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे प्रेशर पी नॉट? सर वो स्टेडी हो गया ना, मतलब और कुछ वाटर निकल नहीं रहा बाहर। हाँ ठीक है, तो ठीक है, फिर कैसे अप्रोच करोगे आगे इससे? सर रो जी एच इज इक्वल टू पी नॉट, क्या ऐसे क्या? यहाँ रोजेज इक्वल टू पी नॉट तो हो नहीं सकता। मैंने आप कह रहे हो इसका लिक्विड का ये प्रेशर जो है पी नॉट के बराबर होगा, इतना प्रेशर। रोजेज इक्वल टू पी नॉट। कुछ और थोड़ा सा और सोचो, प्रेशर यहाँ भी तो कुछ होगा। यहाँ पे एयर होगी ना पहले। अब आप इसे, यस सर। हाँ जब पानी नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, एयर एक्सपेंड करेगा तो यहाँ प्रेशर घटेगा। पहले यहाँ प्रेशर कितना रहा होगा, पी नॉट, जब आपने सील लगाई पी नॉट रहा होगा। और अब प्रेशर कितना हो जाएगा यहाँ पे, कम हो जाएगा पी नॉट से, पी हो जाएगा मान लो। क्यों कम हो जाएगा पी नॉट से? पी नॉट से कम क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक्सपेंड किया ना गैस, ये गैस जो यहाँ पे थी ये एक्सपेंड कर गई ना, एक्सपेंड करेगी तो प्रेशर कम नहीं हो जाएगा, राइट? तो यहाँ प्रेशर जो हमारा कम हो जाएगा ऊपर एटमॉस्फेरिक से, है ना? तो ये प्रेशर प्लस रो जी एच, पी प्लस रो जी एच आपका पी नॉट होगा यहाँ पे इस वाले कंटेनर में। जो यहाँ का प्रेशर पी होगा प्लस इसकी जो हाइट है एच, तो पी प्लस लिक्विड का प्रेशर जो होगा वो मिला के पी नॉट के बराबर होगा। क्लियर इतनी बात? यस सर। ओके, दूसरा हम लोग क्या कर सकते थे यहाँ पे, दूसरा हम लोग यहाँ पे गैस एक्सपेंड कर रही है तो वी कॉट अप्लाई पी नॉट वी नॉट, मैंने पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू लगा सकते हैं, जो ये गैस हमारी एक्सपेंड कर रही है यहाँ पे। तो वी कैन राइट पी नॉट इंटू वी वन हमारा हो जाएगा 500 माइनस एच इंटू एरिया, एरिया तो कट ही जाएगा खैर। पी टू हमारा हो जाएगा पी, वॉल्यूम हो जाएगा 300 इंटू एरिया, तो ये कट जाएगा हमारा। तो यहाँ से हमारा पी की वैल्यू आ जाएगी पी नॉट इंटू 500 माइनस एच बाय 300। एक इक्वेशन ये आ गई हमारे पास। तो इससे अब ट्राई करके हमें देखना है कि हमारे निकालना क्या है, हमें ये निकालना है कि ये एच कितना था। अगर ये एच निकल गया मेरा तो नया वाला एच तो मुझे पता ही है, तो मेरा डिफरेंस आ जाएगा कितना लिक्विड जो है मेरा नीचे आया है। तो ये हमें निकालना पड़ेगा, निकालो इसको। बाकी लोगों को समझ में आया? यस या नो? आ गया सर, आ गया। आया? मैं तो बाकी लोगों से पूछ रहा था। निकालो कितना आंसर आ रहा है, एच की वैल्यू कितनी आ रही है? सर पी नोट की वैल्यू पुट कर दें फिर वैसे निकालें? बिल्कुल, पी नोट के लिए पुट करनी पड़ेगी। और ये मिलीमीटर में है आपके सारे,
500 एच और 300। इसमें पे कई सारे कंसेप्ट चेक हो रहे हैं, आपके लिए बढ़िया क्वेश्चन है ये। कैलकुलेशन भी चेक हो रही है आपकी। निकाला बाकी लोगों ने? आंसर क्या आया? भाई निकाल लो यार सब लोग। टेन टू पावर 5 ले लो अप्रोक्सीमेटली से तो। टू 200 mm है ना ये, तो 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर। कितना आ रहा है? दस की पावर 3 से काटोगे तो 10 की पावर 2 बचेगी। यहाँ पे भी 2 बचेगा। 10 की पावर 100 में से 2 गए तो 98 आएगा यहाँ पे, इक्वल टू तो 100। 200 के अप्रॉक्स ही आ रहा है सर। हाँ लेकिन हमारा आंसर तो नहीं आएगा ना फिर 200 से, तो फिर तो जीरो आ जाएगा आंसर। 200 एग्जैक्टली निकालना पड़ेगा ना हमें। मैं 100 × 500 माइनस एच, 100 से डिवाइड 300 ये भी कर सकते हैं हम लोग। 100 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा अपॉन में। 500 माइनस एच बाय 3 ये आ रहा है 98 × 3 या 24। तो 3 में 27 और 2 29। 500 माइनस एच, एच मेरा जो आ रहा है वो आ रहा है 500 माइनस 294, यानी कि 206 ये आ रहा है मेरा तो। ये निकला आप लोगों को 206 mm।
सर ज्यादा कैसे हो सकता है, कम ही होना चाहिए ना, वो तो ज़्यादा ही तो 500 से हुआ। एक्सीड हो गया। एक्सीड कहाँ हुआ? 206 mm आया ना, 500 mm था ना पहले तो। अच्छा अच्छा सॉरी। तो डेल्टा एच मेरा कितना आएगा? 6 mm आएगा फिर। ये आंसर दिया हुआ है। ठीक है। सर इसे जैसे हमने गैस एक्सपेंशन से करा है सर, मतलब वो हम्म। लगा के, तो हम्म। इसे मतलब लिक्विड से कर सकते थे ऐसे, मतलब स्पीड वगैरह इक्वेट करके वगैरह वगैरह। नहीं, स्पीड वगैरह से कैसे करोगे, कि प्रेशर तो आपको चाहिए चाहिए ना, उसके बिना नहीं कर सकते, प्रेशर के बिना निकाल के। प्रेशर तो चाहिए आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। ऐसे और क्वेश्चन भी होते हैं जो मरकरी का, जिसमें मरकरी भर देते हैं, फिर बोलते हैं हमने ट्यूब को सील कर दिया मैनोमीटर में, फिर ट्यूब बाहर निकाल दी। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं हमारे, ऐसे टाइप के कि उसको निकाल के बाहर निकाला फिर उसको किया, तो उसमें भी यही होगा सब, जैसे हमने यहाँ पे किया है। तो ये कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन भी कर लोगे। ठीक है, इससे आपके काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। तो दिस वाज, ठीक। या दिस वाज बेस्ड ऑन द प्रेशर एंड अवर बॉयल्स लॉ एक्सेट्रा। चलिए, तो अब हमारे ये लॉ जो हैं, बर्नौली थ्योरम के जो क्वेश्चन आते हैं यूजुअली, उसमें क्या होता है कि आपको कोई पाइप दे देगा हॉरिजॉन्टल, फिर बोलेगा एक पॉइंट का प्रेशर इतना है, दूसरे पॉइंट का प्रेशर बताओ कितना होगा। हाइट मान लो सेम है उसकी, अगर हाइट सेम है तो पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी। तो क्या हो जाएगा? हाइट सेम है, पोटेंशियल एनर्जी अगर सेम होगी तो हमारा रो जी एच वाला फैक्टर सेम हो जाएगा दोनों तरफ। जे वाला फैक्टर में लिखा था, एच वाला, रो जी एच। तो ये वाला फैक्टर मेरा सेम हो जाएगा दोनों तरफ। तो मेरा बन जाएगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। और P1 मान लो आपको दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है, तो आप एक तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज कर सकते हो, और एक ये यूज कर सकते हो। तो ऐसे करके हम लोग पाइप के क्वेश्चन इसके कर सकते हैं। हमने वेंचुरीमीटर में भी ऐसे किया लगभग। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे तो ये कर सकते हो। उसके अलावा और क्या क्वेश्चन बोल सकता है वो? ऐसे बोल सकता है कि कोई प्लेन है मान लो, और प्लेन के इधर एयर आ रही है, एयर की आपको स्पीड दे देगा, यहाँ पे स्पीड मान लो V1 है, यहाँ पे स्पीड V2 है, और बोलेगा कि आपको इसका एरिया दे देगा प्लेन के पंख का, विंग होंगे इसके, और फिर बोलेगा इस पे बताओ कितना फोर्स लग रहा होगा। तो फोर्स कैसे निकालोगे आप? आपको पता है कि यहाँ प्रेशर जो होता है ये इक्वेशन होती है। हम हाइट को लगभग इसकी प्लेन की हाइट को कम मान लेते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। तो ये ऐसे कुछ बनेगी इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस आएगा वो इतना आएगा। ऐसा कुछ आएगा प्रेशर डिफरेंस। तो V1 V2 आपको या तो दिया हुआ होगा, या वो कुछ हिंट देगा आपको कि इसको नेगलेक्ट कर दो, वेलोसिटी यहाँ पे इतनी है, ऐसे कुछ बोलेगा या कुछ बोलेगा। और जो फोर्स आपका होगा वो हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। तो आप इसके विंग के एरिया को मल्टीप्लाई कर दोगे प्रेशर डिफरेंस से, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप अगर ये निकाल लोगे तो इसको एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इस प्लेन पे फोर्स आ जाएगा वर्टिकली अपवर्ड, कितना फोर्स लग रहा है। तो ये प्रेशर डिफरेंस के कारण जो फोर्स लगेगा इस पे, वो आपका निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो बर्नौली में इस टाइप के क्वेश्चन ही बनते हैं यूजुअली। तो वो आप कर लोगे। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स क्लियर हो गया हमें, एंड बर्नौलीज थ्योरम क्लियर हो गई। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले, पूछ सकते हैं आप डाउट। नहीं है तो मैं आगे मूव कर रहा हूँ फिर। और नेक्स्ट है हमारा जो इसमें प्रॉपर्टी है लिक्विड की, वो है विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, एनर्जी, कैपिलरी, ये सब हमें देखना है। तो नेक्स्ट जो होता है विस्कस फोर्स। जब दो लेयर आपकी मूव करती हैं, लिक्विड जो है लेमिना में फ्लो करता है, तो एक लेयर दूसरे लेयर पे फोर्स लगाती है, विच इज नोन एज विस्कस फोर्स। तो जो विस्कस फोर्स होता है वो फ्रिक्शन फोर्स की तरह होता है, बस थोड़ा सा फर्क होता है उस।
कि विस्कस फोर्स आपका जो होता है वो लेयर के एरिया पे भी डिपेंड करता है। फ्रिक्शन फोर्स एरिया पे डिपेंड नहीं करता था, लेकिन विस्कस फोर्स एरिया पे डिपेंड करता है और वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है कि लेयर जो है उनकी आपस में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, उस पर डिपेंड करता है। तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, विस्कस फोर्स इक्वल टू ईटा ए डीवी बाई डी एक्स। ईटा हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ए हमारा लेयर का एरिया है, अगर दो लेयर हमारी लेमिना में फ्लो कर रही है उनका एरिया कितना है। dv बाई डी एक्स जो है इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं, ये आपका वेलोसिटी का डिफरेंट लेयर की जो वेलोसिटी है उनमें कितना फर्क है विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो अगर मैं वाई डायरेक्शन में मूव करूं तो वेलोसिटी में कितना फर्क आएगा, वो मेरा dv बाई डी वाई होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो लेयर अलग अलग लेयर हैं आपकी, तो उनकी वेलोसिटी अलग अलग होगी। तो यूजुअली अगर बॉटम पे मान लो जो लेयर होती है उसकी वेलोसिटी कम होती है, ऊपर ज़्यादा होती है, तो इसकी वेलोसिटी मान लो v प्लस, इसकी v है मान लो तो इसकी v प्लस डी वी मान लूंगा। और ये डायरेक्शन मेरी है, अगर ये डिस्टेंस y है तो इसको y प्लस डी वाई मान लूंगा। तो इन दोनों में जो लेयर को अगर मैं देखूं तो इन दोनों में जो वेलोसिटी का अंतर है वो है dv का, और इन दोनों में जो डिस्टेंस है वो है dy का। तो dv बाई डी वाई इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहाँ वेलोसिटी ग्रेडियंट से आपस में जो लेयर फोर्स लगाएंगी उसका फर्क पड़ता है वेलोसिटी ग्रेडियंट से, ठीक है। तो अगर आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट मान लो लीनियर है, ऐसा वेलोसिटी आपकी ऐसे वेरी कर रही है लेयर की, तो ये हमेशा हर जगह सेम आएगा डी बाई डी वाई। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं है वेलोसिटी ग्रेडियंट, यूजुअली वेलोसिटी ऐसी होती है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट अलग अलग आएगा हर पॉइंट पे। तो हर पॉइंट पे फोर्स विल बी डिफरेंट। तो हम वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालेंगे, लेयर का एरिया पता होना चाहिए और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की जो होता है आपका वो एक कांस्टेंट है, वो लिक्विड की प्रॉपर्टी है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसकी यूनिट जो होती है वो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होती है, एसआई यूनिट। और जो सीजीएस यूनिट होती है वो पॉइज होती है, पॉइज। और जो आपका ये एसआई यूनिट है वो 10 पॉइज के बराबर होता है। जो आपने एसआई यूनिट अभी लिखा है वो 10 पॉइज के बराबर होता है, इसलिए इस एसआई यूनिट को हम डेकापॉइज भी बोलते हैं। इस एसआई यूनिट को हम डेकापॉइज भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसको यूज करके वेलोसिटी जो है डिफरेंट लेयर की अगर पता है हमें तो हम फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स कैसे हो सकता है भाई, अगर सिंपल क्वेश्चन है तो आप कर लोगे। मान लो उसने ऐसे बोला कि एक प्लेट मूव कर रही है स्पीड विद 2 मीटर पर सेकेंड, और उसके ऊपर एक और प्लेट मूव कर रही है विद स्पीड मान लो 3 मीटर पर सेकेंड, और इसके नीचे एक मूव कर रही है 1 मीटर पर सेकेंड से। इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है आपको, मान लो 2 mm है या जो भी है, 0.2 मीटर मान लो, चलो इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है 0.3 मीटर। अब बोले कि बताओ इस प्लेट पे कितना फोर्स लगेगा, तो कैसे निकालेंगे कितना फोर्स लगेगा। तो dv बाई डी जेड तो निकल ही आएगा और ईटा और ए दे रखा होगा। करेक्ट, तो फोर्स आ जाएगा, दोनों फोर्स आ जाएंगे ऊपर से और नीचे से, है ना। Yes, एक sir. अब जो फोर्स ऊपर के सरफेस पे और नीचे के सरफेस पे लगेंगे, क्या वो सेम डायरेक्शन में होंगे या अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। सर आप ऑपोजिट होंगे ना सर। तो ऊपर वाला क्या होगा, आगे की तरफ होगा पीछे की तरफ होगा। सर जो बीच वाले पे लग रहा है ना, हाँ, तो सर ऊपर वाले का फोर्स तो पीछे की डायरेक्शन में होगा, अच्छा, और आगे नीचे वाले का आगे की डायरेक्शन में होगा, ऊपर वाले क्योंकि का पीछे ऊपर होगा। वाला आगे मूव करेगा हाँ, तो वो पीछे की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। नहीं ये वाला ऊपर ऐसे मूव कर रहा है ना ये, हाँ तो ये इस पे फोर्स इस पे पीछे लगेगा या इस पे पीछे लगेगा। उस पे पीछे लगेगा, नीचे वाले पे आगे लगेगा। तो ऐसा बनना चाहिए यानी डायग्राम। यस सर। यहाँ पे ये आगे लगेगा, और जब इसके रिस्पेक्ट में देखूं मैं 1 मीटर पर सेकंड जो जा रहा है, तो ये स्लो चल रहा है, तो इस पे फोर्स आगे लगना चाहिए, इस पे इधर को लगेगा फिर, है ना। तो ऐसे कुछ हम सोच के फोर्स बना सकते हैं। तो फोर्स की डायरेक्शन जो है ना डिफरेंट भी हो सकती है, तो ये भी ध्यान रखना, क्योंकि फोर्स तो आप निकाल ही लोगे, फॉर्मूला सिंपल है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी
वो मैटर करेगा यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पहले थ्योरी कर लेते हैं ना इसकी। तो उसके अलावा एक आपकी जो इक्वेशन है यहाँ पे, पॉइजलिस इक्वेशन है। पॉइजलिस इक्वेशन क्या होती है कि अगर आप एक कंटेनर के बॉटम पे कोई ग्लास ट्यूब लगा दें ऑफ लेंथ एल की, तो उससे जो लिक्विड फ्लो करेगा वो कितना करेगा, वो हम पॉइजलिस इक्वेशन से निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये हमने ट्यूब लगाई है। जो अभी हमने ऊपर टॉर्चरीज फार्मूला पढ़ा था √2gh वाला, वहाँ पे होल था, वहाँ को ट्यूब नहीं थी। जब ये वाला क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे लेंथ दी हुई रहेगी आपको। वहाँ जब होल वाला आएगा तो वहाँ पे वो एरिया देगा, या तो आपको या बोलेगा स्मॉल होल बनाया, बस इतना बोल देगा। तो ट्यूब वाला क्वेश्चन अगर आता है तो पॉइजलिस का क्वेश्चन है। दूसरी बात, जब हम लोग वो कर रहे थे टॉर्चरीज इक्वेशन, तो टॉर्चरीज इक्वेशन में हम लोग जो है ईटा को नेग्लेक्ट कर रहे थे हम। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
ओके, आई वाज डिस्कनेक्टेड आई थिंक। आवाज आ रही है आप लोगों को अब? यस सर। ओके, मुझे तो पता ही नहीं चला मैं कब डिस्कनेक्ट हो गया। तो कहाँ पर थे आप लोग? लास्ट क्या सुना था आप लोगों ने? पॉइजन इक्वेशन देख ली थी आप लोगों ने? पॉइजन इक्वेशन देखी थी? Google Chrome not responding. What happened? इसमें क्या परेशानी है? हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को अब? यस सर। ओके, कहाँ पे हम लोग डिस्कनेक्ट हुए थे? क्या चल रहा था उस समय? तो स्टार्ट ही की थी पॉइजन इक्वेशन बताना। अच्छा, ने बताना स्टार्ट किया था? मैं तो क्वेश्चन पूछ रहा था उसमें मेरे को लगा हम कनेक्टेड हैं, मैं कोई आंसर ही नहीं दे रहा। अच्छा चलो, पॉइजन इक्वेशन बताना शुरू किया था। ओके, तो पॉइजन इक्वेशन समझ में आ गया आपको? पाई बाई 8 पी डेल्टा पी बाय एल इंटू आर की पावर 4। जो पॉइजन इक्वेशन है हमारी, ये थी ना? तो पाई बाई 8 आर की पावर 4 ईटा पी वन माइनस पी टू बाई एल। तो मैं कह रहा था कि पॉइजन इक्वेशन तब वैलिड है अगर हमारी कोई ट्यूब हो ऑन द बॉटम ऑफ द सिलेंडर। तो ट्यूब में और होल में फर्क है, ये इक्वेशन ट्यूब के लिए है। ठीक है, राइट? यस सर। ओके, हाँ बोलते रहा करो, मुझे पता चलता रहेगा कनेक्टेड है नहीं है, तो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ। अच्छा, मैं इसमें ये पूछा था कि मैं ये कह रहा था इसमें आर की पावर 4 है, एक ईटा है, पी और एल है, चार चीजें हैं। तो कौन सी चीज मुझे सबसे एक्यूरेटली मेजर करनी चाहिए ताकि मेरा एरर कम से कम आए? आर। और क्योंकि क्यों करना चाहिए? क्योंकि आर की पावर 4 है इसलिए। यस सर। हाँ, तो उसमें एरर होने के चांस ज्यादा हैं। आपने पढ़ा था एरर जो होते हैं पावर पे डिपेंड करते हैं, तो जितनी ज्यादा पावर होगी उतना एरर होने के चांस ज्यादा हैं। ठीक है, तो आपकी जो इक्वेशन है वो ये है। तो पॉइजन इक्वेशन हम लोग जब यूज करेंगे तो वी विल यूज फॉर द ट्यूब। पॉइजन इक्वेशन का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। पॉइजन इक्वेशन हमारी क्या बन रही थी? क्यू जो था डी वी बाई डी टी वॉज कमिंग पाई बाई 8 डेल्टा पी आर 4 आर की पावर 4 बाई ईटा एल।
ये था हमारा पॉइजन इक्वेशन, है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं V इक्वल टू आई आर से, करंट फ्लो से। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस था, यहाँ पे क्या लेंगे हम उससे, प्रेशर डिफरेंस। और यहाँ पे जो करंट था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज था, यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड हो जाएगा। तो ये हमारा आई है। तो अगर आप यहाँ से आर निकालना चाहो तो बाकी जो बचेगा ईटा एल बाई आर की पावर 4 इंटू ये बाकी और बचेगा 8 ईटा एल बाय पाई आर की पावर 4, वो आपका जो है रेसिस्टेंस हो जाएगा। तो अगर आप सीरीज पैरेलल में करना चाहो तो वो भी कर सकते हो आप उसको। अगर सीरीज पैरेलल से मान लो ट्यूब उसने ऐड कर दी, 2-3 ट्यूबें, और ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो वी कैन यूज सीरीज पैरेलल थिंग, ठीक है। अदरवाइज अगर सिंपल ट्यूब आई फिर तो हमारे लिए आसान है, फिर तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ओके सर। क्वेश्चन करते हैं इसमें। अगर मान लो एक कंटेनर है और इसके बॉटम पे ट्यूब लगा दूंगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं प्रेशर को डबल करूंगा यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस को, तो क्या होगा मेरा प्रेशर, वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड कितना हो जाएगा। प्रेशर को अगर डबल करूंगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। प्रेशर डिफरेंस को अगर मैं डबल करूंगा तो यस सर। ओके। तो ऐसी सिंपल क्वेश्चन तो ये बन सकते हैं, आर को डबल करूंगा तो कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। और अगर एल को डबल करूंगा तो हाफ हो जाएगा। ईटा तो यूजुअली कांस्टेंट रहता है, मैंने लिक्विड चेंज करोगे तो ईटा चेंज हो जाएगा, तब उससे निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मान लो कि ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड जो है, इससे कैपिलरी ट्यूब है, लेंथ एल है, रेडियस आर, आपने ऐसे लगा रखी है। तो इससे जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है, प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे पी है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड यहाँ से वी है, ठीक है। यहाँ से रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड वी है, यानी वी वॉल्यूम फ्लो कर रहा है पर सेकेंड। अब ये कह रहा है कि ये इस ट्यूब को कनेक्ट किया गया, दिस ट्यूब इज कनेक्टेड connected with another tube of same length but half radius in series। तो अब आपको बताना है देन रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज कितना होगा, V/16, V/17, 16 V/17, 17 V/16, क्या होगा। सर बी होना चाहिए ऑप्शन। V/17 यस सर। कैसे निकाला आपने, रेजिस्टेंस को कंसिडर किया है। यस सर, रेजिस्टेंस को कंसीडर करके ऐड कर दिया। ओके, लेट, ठीक है, बाकी लोग भी निकाल लो एंड लेट मी चेक द आंसर। ठीक है।
V/17 हो गया ना। अगर आपसे प्रेशर ड्रॉप पूछता है ये कि पहली ट्यूब में कितना ड्रॉप हुआ, तो सर तो रेशो ले लेते फिर। रेशो में आ जाता है ना। मान लो यहाँ पे अगर पीक का ड्रॉप हो रहा था तो यहाँ पे कितने का ड्रॉप होगा, मैंने यहाँ का प्रेशर कितना आएगा तो उससे निकलेगा कितने का ड्रॉप आएगा यहाँ पे। बाकी लोगों ने निकाला ये V/17 निकल रहा है, बता देना भाई निकल रहा है नहीं निकल रहा। पेपर आप लोगों को देना है, सबको इंडिविजुअल देना है। सर यस, यहाँ पे जो प्रेशर का ड्रॉप होगा लेफ्ट साइड, वहाँ पे V/17 हो जाएगा और राइट साइड 16V/17 हो जाएगा, 16P/17 सॉरी। अच्छा, क्योंकि आर का रेशो 1:2 है तो 16:1, 17 का 16 यहाँ ड्रॉप कर रहे हो आप। सर 1 यहाँ ड्रॉप होगा ना सर, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है। अच्छा, राइट साइड में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा ना। उल्टा बोल रहे हो, मैंने आप कह रहे हो कि उल्टा होगा, राइट साइड में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, यस ऑब्वियसली। तो तो आप सर बोल रहे उल्टा हो उल्टा हाँ हो जाएगा ना फिर, जहाँ हाँ सही, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप। ऐसा नहीं नहीं सर, हाँ हाँ, ऐसा ऐसा हाँ। रेजिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा होगा। हम्म, और करंट आपका सेम है तो वोल्टेज आपका ज़्यादा ड्रॉप होगा। करेक्ट। प्रेशर भी निकाल सकते हो, अगर प्रेशर निकालने को बोलेंगे यहाँ पे निकाल सकते हो अगर प्रेशर पता हो कुछ। ठीक है, बाकी लोगों का हो गया, आगे चलें। आगे चलें, निकल गया आंसर V/17 इसका। बता दो भाई, अभी तो नीट काफी दूर है, अभी क्यों घबरा रहे हो, अभी तो पूरी तैयारी हो सकती है नीट के ढंग से। निकल गया ना, चलो आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट हमारा जो है रेनॉल्ड नंबर है। तो रेनॉल्ड नंबर जो है एक नंबर है जो बताता है आपका फ्लो जो है लेमिनार होगा या टर्बुलेंट होगा। तो एक पर्टिकुलर नंबर से ज़्यादा अगर ये है तो फ्लो आपका अनस्टेडी हो जाता है, टर्बुलेंट हो जाता है, और उससे कम है तो स्टेडी होता है, बीच में ट्रांजिशन होता है। तो रेनॉल्ड नंबर जो है पाइप के केस में अगर मैं देखूं, पाइप के केस में रेनॉल्ड नंबर अगर 2000 से कम है तो फ्लो आपका लेमिनार होता है, और अगर 2000 से ज़्यादा है तो फ्लो आपका टर्बुलेंट होता है। ठीक है, दिस इज द केस ऑफ अ पाइप। तो ये डिफरेंट डिफरेंट होता है, अगर आप किसी और नहर पे बात करें या किसी और पे बात करें, मैंने यहाँ नदी है उसका रेनॉल्ड नंबर डिफरेंट आएगा। तो हम लोगों के केस में वो है नहीं, हम लोगों को केवल पाइप का याद रखना है, और वो हमारा 2000 या 4000 के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो हमारा रेनॉल्ड नंबर है। इट इज अ रेशो ऑफ द इनर्शिया फोर्स एंड विस्कस फोर्स। दो फोर्स का रेशो है पर यूनिट एरिया, तो डायमेंशनलेस वैल्यू है, क्वांटिटी है। नेक्स्ट इसमें जो बाकी चीजें हैं वो है स्टोक लॉ। स्टोक लॉ क्या होता है, स्टोक लॉ जब कोई बॉल को पानी में डालते हो तो उस पर एक विस्कस फोर्स लगता है, तो बॉल पे जो विस्कस फोर्स लगता है वो 6π/η/RV होता है, और उसको यूज करके जब आप टर्मिनल वेलोसिटी निकालते हो बॉल की, जब बॉल फाइनल स्पीड अटेंड कर लेगी वो आपकी आती है ये 2/9 R4 डेंसिटी डिफरेंस इंटू G/η। तो ये हमारी टर्मिनल वेलोसिटी है। तो इस पे बेस काफी क्वेश्चन बनते हैं, अभी देखेंगे कुछ क्वेश्चन।
सरफेस टेंशन इज द नेक्स्ट थिंग। तो पहले इसके क्वेश्चन देख लेते हैं टर्मिनल वेलोसिटी के, फिर हम सरफेस टेंशन पे मूव करते हैं, एक्सेस प्रेशर वगैरह वगैरह। एक आधा क्वेश्चन इसके देख लेते हैं पहले इस टर्मिनल वेलोसिटी के, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी काफ़ी आते रहते हैं। देखो क्या फॉर्मूला था हमारा टर्मिनल वेलोसिटी का, 2/9 आर स्क्वायर, डेंसिटी का जी डिफरेंस जी बाई अपॉन ईटा। ईटा रो एस माइनस रो एल। तो इसमें भी, हाँ तो इसमें भी जो है आपका डिपेंड करेगा कि आपने आर अगर डबल कर दिया तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या आएगी, डेंसिटी इतनी कर दी तो क्या आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें भी हो सकते हैं। तो लेट अस ट्राई टू डू सी 1 or 2 क्वेश्चंस। आप लोगों को ध्यान है टर्मिनल वेलोसिटी आप लोगों ने जब की होगी, बेसिक तो आइडिया होगा, यस सर है। बेसिक आइडिया है ना, ठीक है। इसमें टर्मिनल वेलोसिटी में ध्यान रखना कि अगर मान लो लिक्विड ज़्यादा हैवी है और बॉल हल्की है उसके मुकाबले, तो टर्मिनल वेलोसिटी ऊपर को भी आ सकती है, जरूरी नहीं कि नीचे को ही आएगी। अगर आपने भारी बॉल डाली तो नीचे को जाएगी वो, लेकिन अगर हल्की बॉल है तो इट विल कम अपवर्ड, तो उस केस में टर्मिनल वेलोसिटी विल कम डिफरेंट। ओके सर। तो वो भी ध्यान रखना, तो उसमें उल्टा भी आ सकता है। तो उसमें ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आप किसी बॉडी को अपने किसी हाइट से गिराया, तो बताओ उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी क्या नहीं होगी, या कितनी देर में अटेंड करेगा टर्मिनल वेलोसिटी। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं टर्मिनल वेलोसिटी से रिलेटेड। तो वो तो सब हाइट से गिराने वाले कैसे होंगे? मैंने अगर आपने हाइट से गिराया मान लो, तो क्या होगा, मान लो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी जो आप निकाली आपने वो आ गई मान लो 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। मान लो जब अगर गिराया नहीं, केवल मैं ड्रॉप किया तो 5 मीटर पर सेकेंड आई, तो आपने इसको गिराया यहाँ से, और जब ये यहाँ पे पहुंचा इसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड होगी सपोज। तो अब टर्मिनल वेलोसिटी इसको अटेंड करने के लिए कितनी और चाहिए, 2 मीटर पर सेकेंड और चाहिए। यहाँ से मान लो जब 5 आएगी तो टर्मिनल आ जाएगी इसकी। तो यहाँ पे जब आप कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे जो फोर्स आप लोगे, बॉयंसी फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स और विस्कस फोर्स, 3 फोर्स लोगे, तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा उससे आपका एक्सेलरेशन आएगा। उस एक्सेलरेशन से फिर मैं टाइम निकाल सकता हूँ कितने टाइम में ये अटेंड करेगा। एक चीज तो ये है, ये क्लियर हुआ। ये टाइम निकाल लूंगा मैं, ये क्लियर हुआ। सर वापस बताना एक और बार। अगर बॉडी को मैंने मान लो टर्मिनल वेलोसिटी पहले कैलकुलेट की, टर्मिनल वेलोसिटी मैंने से ड्रॉप करने वाली कैलकुलेट करी, तो मेरी 5 मीटर पर सेकेंड आ गई, ठीक है। अब मैंने बॉडी को ड्रॉप किया, जब ड्रॉप किया कुछ हाइट से, तो मैंने वेलोसिटी निकाली, तो यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड आ गई टॉप पे, सरफेस के टॉप पे। तो इसको जब ये नीचे जाएगा इस पर फोर्स लगेंगे, ग्रेविटेशन फोर्स, विस्कस फोर्स, वो सब फोर्स लगेंगे। तो उसके बाद ये टर्मिनल वेलोसिटी अटेंड करेगा अपनी 5 मीटर पर सेकेंड। तो मान लो ये टाइम पूछता आपसे कितना टाइम में अटेंड करेगा, तो टाइम कैसे निकालोगे, ये वाला फोर्स निकालोगे। टोटल 3 फोर्स होंगे ना यहाँ पे, एक तो विस्कस फोर्स होगा 6π∗RV, एक आपका ग्रेविटेशन होगा mg 4/3πr³ करके जो आएगा, और एक आपका ग्रेविटेशन हो गया, एक आपका बॉयंसी होगा, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मान लो रो है या सिग्मा है। 3 फोर्स हैं ये, तो 3 फोर्स के कारण यहाँ पे नेट फोर्स आएगा, तो उसके कारण यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगा इस पे बॉडी पे। जो एक्सेलरेशन आपका आएगा उसको निकाल के आप यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी ओके सर ठीक है। ओके फिर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2a जो v इज इक्वल टू u प्लस 80 करके। हाँ बट यहाँ प्रॉब्लम ये आएगी एक्चुअली कि यहाँ पे ना ये फोर्स वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे ये ईटा आर वी होता है ना ये, तो यहाँ वेलोसिटी के साथ ये फोर्स वेरी करेगा, तो एक्सेलेरेशन आपका वेरिएबल होगा, तो आपको इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा, है ना, डायरेक्ट नहीं आएगा, ठीक है।
ओके सर। अच्छा अच्छा, अब मान लो केस ऐसा हो जाता कि ये वेलोसिटी यहाँ पे 9 मीटर पर सेकंड हो जाती पहले ही, अब क्या होता? सर, नीचे जाके फिर ऊपर आएगा। हाँ, तो अब इस पे फोर्स जो है अपवर्ड लगेगा, नेट फोर्स, है ना? तो नेट फोर्स अपवर्ड लगेगा तो रिटार्ड होगा, और रिटार्ड होते होते इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी कहीं पे, उसके बाद ये टर्मिनल से जा सकता है, उसके बाद ये नीचे टर्मिनल से जा सकता है, तो ये रिटार्ड होगा, इस पे नेट फोर्स अपवर्ड होगा। ठीक है। ओके सर। ओके। हम्म, अच्छा, एक क्वेश्चन है कि a spherical ball falling through the viscous medium of negligible density has terminal velocity v. Another ball of same mass but twice radius will have terminal velocity. ये बताना आपको b डैश कितना होगा। 4v। पक्का? सर, मटेरियल सेम है ना? देख लो क्या डेंसिटी लिखा है, मतलब? सेम मास लिखा है। अच्छा, सेम मास है। सर, हवा में फेंक रहे हैं ना? किसी मीडियम में है, मैंने विस्कस मीडियम में। सर, तो मतलब रो एल भी लेना पड़ेगा ना फिर तो? रो का फर्क, आपका रो का फर्क पड़ेगा, एक यस, मिनट। क्योंकि रो एस माइनस रो एल करेंगे ना सर फिर उसमें। अच्छा, ये कह रहे विस्कस मीडियम ऑफ नेग्लिजिबल डेंसिटी, हवा, हवा मान लो, हाँ सही है। सर, 1:1/2 आएगा रेशियो, तो मतलब v डैश v/2 हो जाएगा। करेक्ट, वी डैश हमारा v/2 आना चाहिए। बाकी लोग निकाल रहे हैं, आ रहा है v/2? Yes, sir. ओके। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उनमें ऐसा ही आपको घुमाएगा वो, है ना, डेंसिटी आपको चेंज कर देगा, कुछ चेंज कर देगा, पहले बोलेगा पानी में गिर रहा है, अगले केस में वो केरोसिन में गिर रहा है, तो बताओ उसका रेशो क्या आएगा, तो वहाँ पे डेंसिटी का डिफरेंस चेंज हो जाएगा। तो वैसे कर लेंगे हम क्वेश्चन, इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं सारे, तो आप इजीली कर लोगे। ठीक है, तो ये हमारा स्टॉक लॉ था 6π η RV, और उस पर बेस्ड हमने फिर टर्मिनल वेलोसिटी निकाली। नेक्स्ट हमारा जो है वो सरफेस टेंशन है। तो सरफेस टेंशन हमारा एक फोर्स है, क्योंकि हमारा जो लिक्विड होता है उसका जो सरफेस होता है इट बिहेव लाइक एन स्ट्रेच मेम्ब्रेन। तो एक फोर्स होता है जो कि पर यूनिट लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। तो एक्चुअली सरफेस टेंशन हम डिफाइन करते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना लगा रहा है लिक्विड, उसको डिफाइन करते हैं। तो दैट इज हमारा सरफेस टेंशन। तो इसकी जो यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर होगी ऑब्वियसली, और डायमेंशन तो वहाँ से आ जाएगी, आपकी फोर्स पर यूनिट लेंथ है। सरफेस एनर्जी
नेक्स्ट है हमारा सरफेस एनर्जी। क्या होता है, जब आप किसी लिक्विड को स्ट्रेच करते हो तो उसमें कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है, उसे हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी जो होती है, जैसे आपने सोप फिल्म ली या लिक्विड का बबल लिया या लिक्विड की ड्रॉप बनाई, उनका एक सरफेस होगा, है ना। जैसे आप बबल बनाओगे, सॉरी ड्रॉप बनाओगे तो एरिया लेंगे 4πr²। अगर बबल बनाएंगे तो उसमें दो एरिया लेने पड़ेंगे, एक अंदर का एक बाहर का, क्योंकि अंदर भी उसकी एयर भरी है और बाहर भी एयर है। तो एयर और लिक्विड फिल्म का दो जगह आपस में इंट्रैक्शन है, तो हम डबल एरिया लेंगे। तो यू विल गेट 2 × 4πr², दैट विल बी योर एरिया। अगर हम ऐसे ही हम अगर 100 फिल्म बनाएंगे तो 100 फिल्म में दो एरिया होंगे, टॉप वाले बॉटम वाले, तो हमें दोनों एरिया लेने पड़ेंगे। तो वहाँ पे जो एनर्जी होगी वो ट्वाइस करनी पड़ेगी या एरिया ट्वाइस लेना पड़ेगा। तो सरफेस एनर्जी हमारी एरिया पे डिपेंड करती है, एरिया कितना है। तो एरिया हमारा अगर ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा होगी। सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया जब निकालते हैं तो देखा गया है कि वो सरफेस टेंशन के बराबर आता है, सरफेस टेंशन के बराबर आता है। यानी अगर मेरे को सरफेस एनर्जी निकालनी है तो मुझे सरफेस टेंशन को एरिया से मल्टीप्लाई करना है, T × A करना है। तो मैं T × A करूँगा तो मेरी सरफेस एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं कि एक लिक्विड ड्रॉप है, वो टूट गई 8 ड्रॉप में, तो बताओ एनर्जी कितनी होगी, नई सरफेस एनर्जी कितनी होगी। तो आपको पता है उसका जो पहला वाला वॉल्यूम होगा, पहला वाला जो रेडियस होगा, और नए वाले रेडियस में आप रिलेशन निकाल सकते हो। तो उसका एरिया बढ़ रहा है, पहले एक ड्रॉप थी अब 8 बन गई, तो एरिया बढ़ जाएगा आपका, छोटी ड्रॉप बनेगी तो आप उनका एरिया निकाल सकते हो। 8 ड्रॉप का, पहली वाली ड्रॉप का भी निकाल सकते हो एरिया, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो एरिया कितना बड़ा है ये निकाल सकते हो। रेडियस में रिलेशन हम वॉल्यूम कंजर्वेशन से निकाल लेते हैं 4/3πr³ लगा के। तो वहां से हम लोग जो है एरिया में रिलेशन निकाल लेंगे कि एरिया कितना बड़ा। तो जितना एरिया बड़ा उसको सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतनी हमारी सरफेस एनर्जी बढ़ी। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ उतना मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। तो अगर वो वर्क डन पूछता है तो वहां से निकाल लूंगा, और अगर उल्टा पूछता है कि छोटी ड्रॉप मिलके बड़ी ड्रॉप बनी तो क्या होगा, एनर्जी घटेगी, तो वो एनर्जी लिबरेट होगी। तो एनर्जी कितनी लिबरेट हुई अगर वो मुझसे पूछेगा तो वो भी मैं ऐसे निकाल लूंगा। क्लियर? क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, जो एनर्जी लिबरेट होगी उसको हम MS∆T भी लिख सकते हैं। तो कई बार ऐसा पूछता है टेम्परेचर कितना इंक्रीज होगा ड्रॉप का, क्योंकि जो एनर्जी लिबरेट होगी उसको गर्म करने में यूज हो सकती है। तो MS∆T यूज करूंगा अगर मैं, तो मैं वहां से उसका टेम्परेचर राइज निकाल सकता हूँ कि ड्रॉप में कितना राइज होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, ठीक है। तो आज इसके 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बाकी जो बचा है हमारा एक्सेस प्रेशर कैपिलरी ट्यूब, इसको नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। इसके सर क्वेश्चन एक डाउट था, मैं सरफेस टेंशन पे पूछ लूं? पूछो। तो मतलब एक कंटेनर है, हम्म वेट 2 है उसका, और हम्म लिक्विड से भरा हुआ है एक। हम्म उसके ऊपर हमने एक थिन वायर रखी जिसका हम्म पर यूनिट लेंथ लैम्डा है। हम्म तो सर मतलब वो ट्रायंगल की शेप में वो थोड़ा डिप्रेस हो गया, मतलब वो नीचे चला गया लिक्विड ट्रायंगल की शेप ठीक में, है, ठीक है। जिसकी जिसकी हाइट y होगी। अच्छा, तो सर सरफेस टेंशन निकालना था लिक्विड का, ओके। कैसे करेंगे सर? ऐसा केस बन गया आपका है, और ये डिप्रेशन वाई है। यस सर। और सर पूरे कंटेनर की जो विड्थ है वो 2 है। विड्थ से क्या फर्क पड़ेगा? विड्थ मतलब ये वाली विड्थ, आपको लैम्डा दिया हुआ है। लैम्डा दिया हुआ है, लैम्डा बस वो दिया हुआ है, मतलब लैम्डा है तो उसके वेरिएबल के टर्म में निकालनी है सर सरफेस हम्म टेंशन। अच्छा, इसमें ये कर सकते हैं कि ये टी है, ये टी है, और ये आपका वाई दिया हुआ है। तो समथिंग लाइक इसका क्या दिया हुआ है, रेडियस वगैरह दिया हुआ है क्या इसका वायर का? नहीं सर, थिन वायर दे रखा है। थिन वायर देखा केवल। अच्छा, वैसे तो हमें इसको टी के कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, उसको बैलेंस करना पड़ेगा इसके। तो मोटा मोटा तो ये है कि टी के कंपोनेंट लोगे, टी कॉस थीटा वगैरह जो भी आएगा, इसको वेट से बैलेंस करोगे इसके, है ना। ये तो फोर्स पर यूनिट लेंथ आया, और ये भी आप अगर मास पर यूनिट लेंथ ले लोगे यानी लैम्डा जी ले लोगे, तो ये वेट आया इसका पर यूनिट लेंथ, और ये फोर्स आया पर यूनिट लेंथ।
अब यहाँ पे मेन जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि cos थीटा की वैल्यू कैसे निकाली जाए, है ना। मेन तो cos थीटा की वैल्यू है। आप बोल रहे हो ये चीज y है और 2 मीटर इसका कंटेनर का विड्थ है, यस सर। कंटेनर का विड्थ 2 मीटर है, ओके। डिप्रेशन आप बोल रहे हो इतना हुआ, अच्छा क्या वो ऐसा डिप्रेशन मान रहे हैं क्या? इसका मतलब तो ये हुआ कि ऐसा डिप्रेशन माना जा रहा है, फिर ये y है और ये 1 है। यस सर, ऐसे ही माना जा रहा है। अगर ऐसा माना जा रहा था फिर तो मैं cos थीटा वगैरह निकाल लूंगा यहाँ से तो। हाँ सर, डायग्राम में ऐसे ही दिया हुआ है जो आपने राइट साइड बनाया। हाँ अगर उसने 1 दिया हुआ है तो फिर तो cos थीटा ऐसे निकल जाएगा, फिर तो इसको पुट कर दो यहाँ पे। हाँ सर, मतलब मेनली मतलब 2t cos theta is equal to mg, मतलब ऐसे ये करना होता है। हाँ बिल्कुल, इसको बैलेंस करना होता है, ठीक है, ओके। हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे इसके क्वेश्चन कर लेते हैं ना, हम जो डिस्कस कर रहे थे भी, क्या बोलना बोलते हैं आपको, सरफेस टेंशन का हमने एक सरफेस एनर्जी वगैरह कर लिया, ठीक है। तो सरफेस एनर्जी के एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अगली क्लास में देखेंगे बाकी क्या करना है। आपके टेस्ट के डाउट हैं आप बोल रहे थे, यस सर। आप लोग ग्रुप में डाल दिया करो ना, ग्रुप भी तो होना है आप लोगों का, ग्रुप में ऐड किया है ना शायद आपने। सर आप अपना कांटेक्ट नंबर दे सकते हैं प्लीज? मैंने तो दे रखा है, कई बार दे दिया मैंने तो। आप लोगों ने ग्रुप बना रखा है, एक्चुअली मेरे को ग्रुप में ऐड करना है, मैंने जहाँ भी आप डालोगे ना ग्रुप में डालना, क्योंकि इंडिविजुअल आप डालोगे तो मैं फिर वो कर नहीं पाऊंगा ट्रीट सबको। क्योंकि ग्रुप अगर आपका है मेडिकल का और एक इंजीनियरिंग का, दोनों में मुझे ऐड कर लो, तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। आपका ग्रुप बना हुआ है मेडिकल का? ये सर इंजीनियरिंग का बना हुआ है सर, मेडिकल का पता। तो तो मेडिकल मेडिकल का भी बना है। बना हुआ है, यस सर। उसमें ऐड कर दो मुझे। सर मैम ही ऐड कर पाएंगी, उसमें एडमिन वही है। मैडम है तो मैडम को बोल दो, मैडम कर देंगी। ओके सर। मैडम को बोल दो। तो आप उसमें भी डाल सकते हो अपने जो डाउट आपके आते हैं ना टेस्ट के, जो भी आपके मेडिकल है या जेई के जो भी हैं, तो वो आप वहाँ पे डाल सकते हो। सर एक और डाउट था सर मेरा, मतलब पीवाईक्यू था। बोलो। तो मतलब एक लिक्विड ड्रॉप है, वो इवेपोरेट हो रहा है हम्म और डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी दे रखा है, उसकी वजह से वो इवेपोरेट हो रहा है ताकि वो टेम्परेचर अनचेंज्ड है उसका। हम्म तो मिनिमम रेडियस निकालनी है, हम्म मिनिमम रेडियस पॉसिबल निकालनी है। सरफेस टेंशन टी दे रखा है, डेंसिटी रो दे रखा है और एल दे रखा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हम्म। तो ये एक्चुअली जेई का क्वेश्चन है ना, जेई मेंस का। यस इसमें सर। हाँ, तो इसमें ये करा गया है ना हमें कि भाई जो उसकी सरफेस एनर्जी चेंज हो रही है, मान लो आपकी रेडियस चेंज हुई, आपने मान लिया आर से घट के आर माइनस डी आर हुई, तो आप एरिया भी निकाल लोगे, एरिया में कितना चेंज हुआ, ठीक है, उससे मेरी सरफेस एनर्जी में चेंज आ जाएगा। अब इस सरफेस एनर्जी में चेंज आ रहा है और आप इसको जो हीट दे रहे हो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जो सरफेस एनर्जी चेंज हो रही है और आप जो हीट दे रहे हो उसकी को कहाँ तक वो आपस में बराबर है, मतलब बराबर कहाँ पे आ रही है वो चीज़। क्योंकि अगर मान लो आपकी हीट ज़्यादा दे रहे हो आप और सरफेस एनर्जी में वो कम हो रहा है तो इवेपोरेट होती रहेगी। लेकिन एक केस ऐसा आ जाएगा कि यहाँ पे हीट आपकी जो दे रहे हो सरफेस एनर्जी में चेंज उससे ज़्यादा हो रहा होगा, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। तो वो सब सर एक बार इक्वेट करने से एम एल इज इक्वल टू जितना डिक्रीज है, हाँ वो मतलब। आ जाएगा, माने रेट ऑफ चेंज आ जाएगा ना, रेट ऑफ हीट गिवन ले लो डी क्यू बाई डी टी, और ऐसे रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एनर्जी ले लो, उनको इक्वेट कर लो, है ना, कर लोगे। सर एक बार से करके दिखा दो सर, मतलब हुआ नहीं था पिछले बार। कर लेते हैं, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ क्या है। क्वेश्चन आपको है एग्जैक्टली ध्यान, वैल्यूज हाँ वगैरह के? सर, अभी मैंने बुक खोली हुई है सर। हाँ बताओ। सर पूरा पूरा बोल दो क्वेश्चन स्टार्टिंग से एंड तक। बोल दो। Sir, assume that a drop of liquid evaporates by decrease in its surface energy so ओके। that its temperature remains unchanged. What should be the minimum radius of the drop for this to be possible? The surface tension is T, density of liquid is rho, and L is the latent heat of vaporization. सरफेस टेंशन इज टी। Liquid density rho है और L latent heat of vaporization. ओके, बस इतना है। Yes sir. ओके, तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो वो कह रहा है जो भी हीट इसकी चेंज हो रही है, मैंने जो सरफेस एनर्जी चेंज हो रही है,
सरफेस एनर्जी क्या होगी इसकी, घटेगी एक्चुअली जब इसका साइज घटेगा तो एनर्जी घट रही है, यानी कि एनर्जी इसका लॉस हो रहा है ना। एनर्जी घट रही है तो एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो एनर्जी कहाँ जा रही है, इसको इवेपोरेट करने में यूज हो रही है ना। तो वी कैन राइट कि जो डी क्यू बाई डी टी आ रहा है आपका, वो इसको इवेपोरेट करने में यूज हो रहा है। तो हमारा डी क्यू बाई डी टी, अगर मैं सरफेस एनर्जी का चेंज निकालूं तो मान लो इसका रेडियस घटता है, तो एनर्जी मेरी सरफेस एनर्जी होती है टेंशन इंटू 4πr²। तो डी एस बाय डी टी अगर मैं निकालूं, मान लो रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एनर्जी, तो आएगी टी इंटू 4π इंटू 2r इंटू डी आर बाई डी टी, ये आएगी। ठीक है, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एनर्जी। ठीक है, और ये इसके डी क्यू बाई डी टी, मैंने डी क्यू बाई डी टी के बराबर भी लिख सकते हो उसे। सिमिलरली आप डी क्यू बाई डी टी को लिख सकते हो जितना आपका मास इवेपोरेट हो रहा है, यानी डीएम इंटू एल। अब डीएम कितना होगा, आपका रेडियस अगर आर से घट के आर माइनस डेल्टा आर हुआ, तो अगर डीएम निकालूं तो मैं मास का रिलेशन लिख सकता हूँ 4/3πr³ इंटू रो। तो डीएम मेरा जो होगा वो होगा 4/3, या डीएम बाई डी टी निकालना चाह रहा हूँ एक्चुअली में, तो डीएम बाई डी टी मेरा होगा 4/3π3r³, सॉरी r² हो जाएगा, डी आर बाई डी टी इंटू रो। ठीक है, तो डीएम बाई डी टी मेरा यहाँ से आ जाएगा, इसको मैं पुट करूंगा, डी क्यू बाई डी टी यहाँ से आ जाएगा, उसको इक्वेट कर सकते हैं फिर हम। तो डी आर बाई डी टी कट जाएगा आपका दोनों, ये दोनों साइड, और वहां से कुछ रिलेशन बन जाएगा, पाई कट जाएगा, 4 कट जाएगा, एक आर कट जाएगा, बन जाएगा रिलेशन यहाँ से। यस सर, ठीक है। 3 से 3 कट जाएगा। अच्छा, आंसर भी यही आ रहा है 2t/ρl। हाँ, 2t यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा, करेक्ट। ठीक है, ओके, तो ठीक है, अब क्वेश्चन मेरे ख्याल से अगली क्लास में इसके और डिटेल में देख लेंगे। अब बाकी जो हमारे सरफेस एनर्जी और इसके क्वेश्चन हैं, एक बार इनको देख लेंगे, राइट। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू एवरीवन।